knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज कुछ ऐसी बातें मैं कहने जा रहा हूं जिस पे सहज विश्वास आपको नहीं होगा, लेकिन मैं अलग अलग वीडियोस में आपको ये संकेत देता रहा हूं क्योंकि मेरे मन में मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो है। आज हम दोबारा से एक ऐसी जानकारी से परिचित हो रहे हैं या ऐसी जानकारी हमारे सामने आ रही है जो ये बताती है कि इजराइल और ईरान के बीच में वैसी अदावत नहीं है, वैसा झगड़ा नहीं है, वैसी तनातनी नहीं है जैसे कि हम लोग समझते हैं। एक पहलू तो इसका ये है और दूसरा पहलू ये है कि ईरान से इजराइल बुरी तरह डरा हुआ है। जो आदमी जिस विवेक के साथ में इस चीज़ को समझना चाहे वो समझ सकता है। जो मैं बताने जा रहा हूं इसके दोनों ही मतलब निकलते हैं। नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या ईरान और इजराइल अब युद्ध में नहीं जाने वाले हैं? क्या ईरान और इजराइल नाप तोल कर मिलजुल कर खेल रहे हैं? क्या जो लोग ईरान से न्याय की आस लगाए बैठे हैं, ईरान उनकी भावनाओं से खेल रहा है? क्या गजा में जो 40-45 हज़ार लोग मारे गए हैं उनकी तरफ से कोई लड़ने के लिए आएगा ही नहीं? क्या ईरान को अपने हित बाकी चीज़ों के सामने छोटे दिखते हैं? ये चीज़ें बार बार अलग अलग कॉर्नर्स पे उठ रही हैं और आज कुछ ऐसे मामले सामने आए, ऐसी जानकारियां मिली हैं जिनके आधार पर ये जानकारी पुख्ता होती है। अप्रैल में सीरिया में ईरान के दूतावास के पास, ये पास वाला वर्जन इजराइल का है और दूतावास के कैंपस में ये वर्जन ईरान का है, क्योंकि जिस बिल्डिंग पे गिराई गई ईरान कहता था वो उसके दूतावास का हिस्सा है और इजराइल कहता था कि वो उसके पड़ोस की इमारत है। वहाँ पर गिराई गई और उसके बाद में बदला लेने के लिए, जवाब देने के लिए ईरान ने भी मिसाइल गिराई थी इजराइल के ऊपर और बड़ी कामयाबी से उसने वो हमला किया। और अभी तक ईरान ने जितने भी हमले किए हैं इजराइल पे वो कामयाबी से ही किए हैं, उसकी मिसाइलें निशाने पर लगती हैं। इस बार जो हमला हुआ है इसका जवाब अब तक इजराइल ने नहीं दिया है। अब इसका जवाब क्यों नहीं दिया है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को समझने के लिए आप अभी हाल के समय में जो जो हुआ है वहाँ पर उस पर थोड़ा नज़र डालिए। इस हमले के बाद जब 181 मिसाइल ईरान ने गिराई थी, ये माना जा रहा था कि जवाबी हमला करेंगे नेतन्याहू, लेकिन नेतन्याहू ने जवाबी हमला नहीं किया और बार बार ये बातें आती रहीं कि इस बार जो है ईरान के परमाणु ठिकानों पे हम मिसाइल गिराएंगे। कभी आया कि उसके तेल के जो कुएं हैं या उनके जो तेल से जुड़े हुए ठिकाने हैं उन पे हम बम गिराएंगे। ये सारी बातें हो रही थी और इन बातों के बीच में अमेरिका के बाइडेन की एक सलाह आई। सलाह ये आई कि नेतन्याहू को तेल के कुओं पे या परमाणु ठिकानों पे हमला नहीं करना चाहिए। इस सलाह के बाद नेतन्याहू ने ये बाकायदा स्वयं बयान दिया। ये नेतन्याहू के व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है। नेतन्याहू कहीं पे भी इस तरह की उदार बातें नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ये आश्वासन देते हैं कि हम ईरान के तेल के कुओं पे या फिर उसकी कोई इस तरह की फैसिलिटी पे नहीं गिराएंगे। अगर हमने मिसाइल गिराई तो उनके कुछ ना कुछ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट वगैरह पे गिराएंगे। ये नेतन्याहू का जवाब आया था। इस जवाब को हमने और आपने सबने एक बयानबाजी के तौर पे लिया कि भाई ठीक है, लेकिन ये नेतन्याहू कुछ भी बोले करता तो वही है और अमेरिका कुछ भी बोले करता तो वही है। इनको क्या करना है सबको पता, ये कहते कुछ भी रहें। तो उस पूरे मामले के बाद में अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ईरान के बहुत सारे सीनियर अधिकारी, जिसमें आर्मी के अधिकारी भी थे, दूसरे लोग भी थे, उनका इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू में ये बताया गया है कि आयतुल्ला खुमैनी जो हैं
सुप्रीम लीडर ईरान के, उन्होंने कुछ निर्देश दिए हुए हैं वॉर के लिए, और वो निर्देश क्या है इसको इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अब ये समझिए कि ईरान की इसमें किस तरह की रणनीति है। ईरान का कहना यह है कि अगर इजराइल तेल के कुओं पे या उसके ऑयल एस्टेब्लिशमेंट पे और तेल के गोदामों पे मिसाइल गिराता है तो एक मिसाइल के मुकाबले हम 10,000 मिसाइल छोड़ेंगे, और ये थर्ड वार्ड सिस्टम रखा रह जाएगा जो अमेरिका ने दिया है, और वो तो पहले ही रखा रह गया। आयरन डोम तो पंक्चर हो चुका है, आपको पता है। दूसरा, अगर उन्होंने हमारे तेल के कुओं के अलावा ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी कोई हमला किया तो भी ऐसा ही उत्तर मिलेगा। तीसरा, अगर हमारे किसी नेता की हत्या की जाती है तब भी हम ऐसा उत्तर देंगे। ये 3 कंडीशन हैं जिनमें ईरान सख्त जवाब इजराइल को देगा। लेकिन अगर किसी सैनिक ठिकाने पे, किसी एयरबेस पे या किसी और जगह पे, नागरिक ठिकाना भी उसमें जिक्र नहीं है, वहाँ पर अगर इजराइल मिसाइल गिराता है तो ईरान जो है शांत बैठेगा, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये किसके निर्देश हैं? आयतुल्लाह खुमैनी के निर्देश हैं, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित किया है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जो उनका तेल का कारोबार है, उनका परमाणु बिजली का जो कारोबार है, उसको ना डिस्टर्ब किया जाए, उनके सीनियर लीडर्स को ना डिस्टर्ब किया जाए, बाकी तुम ईरान में जो चाहो कर लो। और दूसरे शब्दों में ईरान इस बात के लिए तैयार है कि जो हमला आए इजराइल से, एक प्रतीकात्मक हमला आ जाए तो इसमें इजराइल भी अपनी नाक बचा ले और बात खत्म हो जाए। मैंने आपको जिस दिन ईरान ने मिसाइल गिराई थी तभी ये बात कही थी कि इजराइल का जो हमला है वो कैसा होता है इस पर निर्भर करेगा। अगर इजराइल प्रतीकात्मक हमला करता है तो समझ लो कि हिजबुल्लाह के जो नसरुल्लाह थे उनकी मौत के बाद ईरान ने सिर्फ इन सारे लड़ाकों के अंदर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए ये प्रतीकात्मक स्ट्राइक किया है। ईरान का इरादा इजराइल को सबक सिखाना नहीं है। जब जब इस तरह का कोई मामला होता है तो ईरान अपने उन साथियों को, जिनको मिलिशिया कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ये शेडो वार कर रहे हैं इनके साथ में, उनको संतुष्ट करने के लिए ईरान कुछ कर देता है, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देती है। 6,500 लोगों की अगर मौत हो जाती है, कहाँ पर? गाज़ा में, और अस्पतालों पे बम गिराए जाते हैं, अस्पतालों को बिजली जहाँ से आती है उस जगह पे बम गिराए जाते हैं, उसको वहाँ गैस की सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ बम गिराए जाते हैं, उसके बावजूद कुछ भी नहीं करता ईरान। गाज़ा से लोग जान बचाने के लिए भागना चाहते हैं और मिस्र अपने दरवाजे नहीं खोलता है। और इसी तरह से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके मारे जा रहे हैं उनके ऊपर लगातार मिसाइलें गिराई जा रही हैं, और हिजबुल्लाह लड़ रहा है, वो भी नापतोल के लड़ रहा है। मैंने आपको बताया एक बार में 2,000 मिसाइल छोड़ सकने वाला 200 भी नहीं छोड़ रहा है। तो वो क्या वजह है? और ये जो खुमैनी का जो निर्देश अपने अधिकारियों को है, जिसका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है, उस निर्देश में ये बताया गया है कि जब ऐसा होगा तो केवल 10,000 मिसाइल हम ही नहीं छोड़ेंगे, हमारे जो हिजबुल्लाह और दूसरे साथी हैं हमास वगैरह, वो भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ टूट पड़ेंगे। यानी इतना नुकसान होने के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी ताकत को छिपा के रखा हुआ है, कम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब ईरान कहेगा और ईरान को ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम एक राजा, एक बादशाह की ज़िंदगी है? और सिर्फ 10,000 मिसाइल की बात ही नहीं हुई थी, ईरान ने और भी चीज़ें तय कर रखी हैं कि अगर वो ऐसा करता है कि हमारे परमाणु ठिकानों पे, तेल के कुओं पे और बड़े अधिकारियों की अगर जान लेता है, वो क्या करेगा कि फारस की जो खाड़ी है और हॉर्मुज जल संधि है,
जहां से ईरान के आसपास के बहुत सारे देश ईरान की सीमा के अंदर से तेल की सप्लाई करते हैं, उन दोनों जगहों से एनर्जी की सप्लाई काट देंगे। ये भी निर्देश दिए गए थे खोमेनी द्वारा। अब आप सोचिए, इन सारी चीज़ों के अलावा हवाई सुरक्षा बढ़ाई गई, एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया, राजनयिक प्रयास भी शुरू किए गए। ईरान ने बहुत सारे जो आसपास के देश थे, उसमें सऊदी अरब भी है, वहाँ पर अपने लोगों को भेजा और उनसे इस बात की संधि की कि अगर इजराइल हम पे हमला करता है और हमारी सेंसिटिव जगहों पे हमला करता है तो आप अपने एयर स्पेस से, यानी अपने आसमान से इजराइल के लड़ाकू विमानों को उड़ने मत देना। यानी ये भी अरब देशों के साथ उसने एक समझौता कर लिया था। अब देखिए, इस खबर को समझने का एक नज़रिया तो ये है कि ईरान और इजराइल दोनों मिलकर खेल रहे हैं और कोई बड़ा युद्ध नहीं चाहते हैं। भाई एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक है, भाई युद्ध होगा तो नुकसान होगा, लेकिन फिर इतने सारे बेकसूर लोगों की जो जानें गई हैं और उन सैनिकों की जान आप दांव पे लगा रहे हो जिनके जो उस बेस पे हैं जहाँ पे आप मिसाइल गिराओगे तो ईरान रिएक्ट नहीं करेगा। एक सोचने की बात है। और उससे भी बड़ी बात यह कि ईरान ये चाह रहा है, इस खबर में कहा गया है कि अगर युद्ध ना हो तो कम से कम धीरे धीरे कुछ करके डिप्लोमेसी के ज़रिए वो अमेरिका के सैंक्शन भी हटवा लेगा। ऐसी ईरान की रणनीति है। अब इस खबर को समझने का एक पहलू ये है, दूसरा पहलू और भी है, और यह है कि यकीन आपको करना है कौन सा पहलू, क्योंकि दो एनालिसिस हैं, ये दोनों मतलब हो सकते हैं। दूसरा पहलू यह है कि जब ईरान के ऊपर ईरान ने इतनी सारी तैयारी कर रखी है, ईरान के पास में इतने बढ़िया मिसाइल्स हैं, ईरान की पूरी तैयारी, और ये जो तैयारी है और ये जो ब्रीफ है, अगर ये न्यूयॉर्क टाइम्स को पता लग गया है तो इजराइल को, जिसके पास सैटेलाइट से भी सर्विलेंस है, जिसके पास हैकर्स हैं, और उसने भी ईरान के अंदर हैकर्स ने हमला भी किया था, ये पक्का मान के चलिए कि उसको भी ये पता चल गया होगा कि भाई हमारे खिलाफ फला फला तैयारी खड़ी हुई है। और इस भयंकर तैयारी की बात सुनकर हो सकता है नेतन्याहू सक पका गया हो और उसको ये लगता हो कि अगर मैंने इजराइल पे हमला किया या हाथ डाला तो मेरी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, ये तो उड़ा देंगे पूरे के पूरे इजराइल को अगर ईरान पे हाथ डाला तो। क्योंकि ये जो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अब उनका तो दाना पानी बंद हो जाएगा, भाई जिसको एनर्जी नहीं मिलेगी वो कैसे सर्वाइव करेगा। और ऊपर से वो अगर हमला करने जाएगा ईरान के ऊपर तो लोग उसको अपने एयर स्पेस से नहीं निकलने देंगे, ये बात भी उसको पता चल गई है। दूसरा, वहीं बगल से बैठ के रूस ने अपना सब सेटअप वेटअप लगाया हुआ है, इनकी उड़ती हुई मिसाइल आएगी वहीं गिरा देगा। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक साथ 1000 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला, ये सारी बातें 181 का हुआ था पिछली बार, आपको ये समझने पर मजबूर करती हैं कि क्या नेतन्याहू ईरान से सक पका गया है। क्या नेतन्याहू को डर लगता है कि ईरान से अगर पंगा लिया, ईरान पे हमने मिसाइल डाली या ईरान पे हमने हमला किया तो ये हमको तहस नहस कर देगा। अब ये दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू सही हो सकते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना यह है कि ईरान काफ़ी हद तक वेस्ट के साथ में अपनी चीज़ों को एडजस्ट करके चल रहा है, वो प्रतिबंध हटाना चाहता है, पहली चीज़। दूसरा, इजराइल के मामले में नूरा कुश्ती वाला रवैया हमेशा इनका रहा है। जिन लोगों से मैंने बात की है वो ये कहते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि इस इलाके में अगर नेतन्याहू हमला करते हैं तो जिस तरह की तैयारी ईरान करके बैठा हुआ है उसके मुकाबले इजराइल को भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो टाइम क्यों लग रहा है इतना सारा। उधर ये का जो रक्षा मंत्री है योव गैलेंट, वो कह रहा है कि हम आपको जिस दिन ईरान पे हमला करेंगे उस दिन आपको बताएंगे कि हमारी तैयारी क्या है। अब ये जो डायलॉगबाजी है, ये इजराइल के लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता मत करो हम हैं, वो ईरान के लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता मत करो हम हैं। और बड़ी संख्या में लोग जो इजराइल में रहने वाले हैं और जो ईरान में रहने वाले हैं वो चाहते हैं युद्ध ना हो, और वो लगातार इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा,
लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। बेहतर यह हो कि बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए। जो गाजा कहा जा रहा है कि वो 700 साल पीछे चला, उसको अब दोबारा से तैयार करने में 700 साल लग जाएंगे, कोई कह रहा है 600, कोई 400, उसको बसाया जाए। जिन लोगों की जो बच गए वहाँ पर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किए जाएं। इजराइल हर्जाना भरे, उसको पुनर्वास करे और इजराइल के जो बंधक हैं उनको छोड़ दिया जाए। इस तरह का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि युद्ध तो वाकई कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहरहाल मैंने बहुत न्यूट्रल तरीके से बात रखने की कोशिश की है। मैं एक भी चीज़ अगर ले लेता उसमें तो उस तरह से आपको दूसरी तरह का रिस्पॉन्स रहता। बहरहाल इन दोनों में से कौन सा एंगल सही हो सकता है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि ईरान जो है वो उसकी स्थिति अब बदल गई है, बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आया पुराने समय के हिसाब से। और मैं ये भी मानता हूं कि ईरान के सामने इस तरह की परिस्थिति में हमला करने के लिए नेतन्याहू को बहुत कलेजा चाहिए, जो शायद उनके पास नहीं है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही हो सकती है। उम्मीद करता हूँ हमारा काम आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।